गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा रिस्क एंड रिटर्न। फटाफट नाम लिखो बेटा। टॉपिक का नाम है रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न बेटा, क्या है ये टॉपिक, क्या है ये बेटा हमारा चैप्टर। चलिए इसके हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये एक पर्सन है बेटा जिसका नाम तो आप जानते ही हो बेटा। क्या है बेटा इसका नाम? सर रामलाल। बेटा रामलाल के पास बेटा फंड्स पड़े हुए हैं। रामलाल के पास कुछ फंड पड़ा हुआ है बेटा। कितना फंड पड़ा हुआ है? मान लो बेटा 1,00,000 रुपए। रामलाल के पास 1,00,000 रुपए का बेटा कैश पड़ा हुआ है, फंड पड़ा हुआ है, और रामलाल इस पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता है। रामलाल इन पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है बेटा किसी कंपनी के शेयर के अंदर। रामलाल इन पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है किसी कंपनी के शेयर्स में। तो रामलाल क्या चाहता है बेटा? रामलाल wants to invest in shares of a company, रामलाल एक कंपनी है बेटा। मान लो रामलाल चाहता है मैं किसी भी एक कंपनी के अंदर जो उसे अच्छी लगेगी उसमें वो इन्वेस्ट करने को तैयार है बेटा। अब रामलाल क्या चाहता है बेटा कि उसके पास जो 1,00,000 रुपए है वो किसी कंपनी के शेयर में लगा दे। तो रामलाल ने क्या करा बेटा? रामलाल ने फटाफट शेयर मार्केट ओपन करा बेटा। रामलाल ने शेयर मार्केट में देखा कि शेयर मार्केट में तो बेटा बहुत सारी कंपनी है। शेयर मार्केट में तो रिलायंस भी है। मार्केट के अंदर एक कंपनी है बेटा हमारी टाटा, विप्रो और तुम्हारा अपोलो, साथ साथ MRF एंड सोन बहुत सारी कंपनी है बेटा। अब रामलाल के पास पैसा कितना है बेटा? 1,00,000 रुपए, और वो इस 1,00,000 रुपए को इन्वेस्ट करना चाहता है किसी कंपनी के शेयर में। अब रामलाल जैसे ही शेयर मार्केट में पहुंचा तो उसने देखा यहां तो बहुत सारी कंपनीज हैं। रिलायंस एक कंपनी है, विप्रो एक कंपनी है, MRF एक कंपनी है, अपोलो एक कंपनी है, टाटा एक कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो बेटा रामलाल बताओ, आप बताना मेरे बच्चों, रामलाल किस कंपनी में इन्वेस्ट करे? रामलाल किस कंपनी में इन्वेस्ट करे? अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिलायंस में, कुछ कह रहे हैं टाटा में, कुछ कह रहे हैं विप्रो में, और कुछ बच्चे अलग अलग, सबका अपना अपना ओपिनियन है। बेटा रामलाल क्या करेगा? रामलाल सबसे पहले इन सारी कंपनीज का रिटर्न निकालेगा। रामलाल चेक करेगा कि अगर वो 1,00,000 रुपए रिलायंस में लगा दे तो रिलायंस से कितना रिटर्न आएगा, विप्रो में लगा दे तो विप्रो से कितना रिटर्न मिलेगा, MRF में लगाएगा तो MRF से कितना रिटर्न मिलेगा, अपोलो में लगा दे तो अपोलो से कितना रिटर्न मिलेगा, टाटा में लगा दे तो टाटा से कितना रिटर्न मिलेगा। रिटर्न के साथ साथ बेटा रामलाल रिस्क को भी कैलकुलेट करेगा कि अगर वो रिलायंस कंपनी में पैसा लगा रहा है तो रिस्क कितना है, विप्रो में पैसा लगा रहा है तो रिस्क कितना है, MRF में लगा रहा है तो रिस्क कितना है, अपोलो में लगा रहा है तो रिस्क कितना है, और टाटा में लगा रहा है तो रिस्क कितना है। जब रामलाल रिटर्न और रिस्क
दोनों कैलकुलेट कर लेगा सभी कंपनीज की, जब रामलाल रिस्क और रिटर्न सभी कंपनीज की कैलकुलेट कर लेगा, तो देन रामलाल इसी रिस्क और रिटर्न के बेस के ऊपर क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना रामलाल के लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। तो बेटा रामलाल डिसीजन ले रहा है कि उसका जो पैसा है कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने से ज्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। तो इस डिसीजन को रामलाल कैसे लेगा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो बेटा यहां से रिस्क एंड रिटर्न निकालने के बाद एनालिसिस करा कि कौन सी कंपनी रामलाल के लिए बेटर है, उसी कंपनी में रामलाल क्या करेगा, पैसा लगाएगा। अब बात आती है कि सर ये जो रिटर्न है, ये जो रिस्क है, सर ये कैलकुलेट कैसे करेगा रामलाल, सर ये रामलाल कैसे कैलकुलेट करेगा, रिटर्न कितनी है रिस्क कितना है। तो बेटा आइए आज की क्लास का जो चैप्टर है हमारा रिस्क एंड रिटर्न, बेटा वो यही हमारे को कैलकुलेशन सिखाएगा कि हमारे को रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है और हमारे को रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है। तो आज की क्लास का टॉपिक जो है बेटा रिस्क एंड रिटर्न, समझ में आ रहा है इसका इंपॉर्टेंस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करें, हम रिस्क को कैसे कैलकुलेट करें, और देन हम डिसीजन कैसे लें कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। तो बेटा ये इस चैप्टर का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। साथ साथ इस चैप्टर में हमें टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क और डिसीजन मेकिंग, कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ये डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो इस चैप्टर के हमारे टॉपिक भी क्लियर हो गए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बेटा किसी को। चलिए बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर बेटा रिटर्न कैसे कैलकुलेट होती है, टॉपिक्स और ऑब्जेक्टिव सभी बच्चों को क्लियर है ना बेटा इस चैप्टर के। तो चलिए पहला टॉपिक इस चैप्टर का हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बेटा रिटर्न, कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न। कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न। कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न। अब बेटा ये रिटर्न को कंप्यूट करने की हमारे मेनली 3 मेथड है बेटा। मेनली कितने मेथड है बेटा, 3 मेथड। तो बहुत सारे हैं लेकिन मेजर मेथड, मेन मेथड कौन कौन से है बेटा, 3 है। तो रिटर्न को कंप्यूट करने के बेटा हमारे को जो मेथड है मेन हमारी, उसमें पहला मेथड है बेटा होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न। जो दूसरा मेथड है बेटा हमारा, वो दूसरा मेथड है बेटा हमारा प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिटर्न। प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिटर्न। थर्ड जो मेथड है बेटा वो है रिस्क बेस्ड रिटर्न। तो मेनली बेटा हमारे पास रिटर्न को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं, होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न, प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिटर्न और रिस्क बेस्ड रिटर्न। अब बेटा ये जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, इसका एक दूसरा नाम भी है बेटा,
इसे एक्स पोस्ट रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। एक्स पोस्ट रिटर्न। इसी तरह से जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड हमारा रिटर्न है, इसका एक और नाम है, इसे बेटा एक्स एंटे रिटर्न भी बोला जाता है। एक्स आंते रिटर्न, एक्स आंते रिटर्न भी इसको बोला जाता है बेटा। तो ये नाम हमारे को देखनी है बेटा। नाम देख लो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का दूसरा नाम क्या है बेटा? बोलो। एक्स पोस्ट रिटर्न। और प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिटर्न का एक्स आंते रिटर्न। चलिए इसमें बेटा हम अपना पहला मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जिसका दूसरा नाम है बेटा एक्स पोस्ट रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न या फिर एक्स पोस्ट रिटर्न। अब ये जो हमारे इस मेथड के नाम है, ये नाम क्यों दिए गए इस मेथड को? तो बेटा हमें इनके नाम को भी समझना होगा। चलिए ध्यान से देखना बेटा। ये एक पर्सन है बेटा, ये एक पर्सन है रामलाल। ये एक पर्सन है बेटा रामलाल। रामलाल ने क्या करा बेटा? रामलाल ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेटा, मान लो ये पॉइंट ऑफ टाइम है बेटा 1 मई 2027। रामलाल ने 1 मई 2027 को बेटा 1000 शेयर परचेज करे एट द रेट, मान लो कितने वाले बेटा? 100 रुपए वाले। फिर यहां पर बेटा बीच में रामलाल को क्या हुआ? कंपनी से डिविडेंड रिसीव्ड हुआ और इसे डिविडेंड मिल रहा है बेटा, मान लो 10 रुपए पर शेयर। कंपनी ने डिविडेंड दिया रामलाल को 10 रुपए पर शेयर, और रामलाल ने यहां पे आकर बेटा, रामलाल ने मान लो 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2028 को यहां पे क्या करा? ध्यान से देखो बेटा, 1 मई 2027 को यहां पे शेयर परचेज करे थे और 30 अप्रैल 2028 को सारे शेयर क्या कर दिए? सोल्ड कर दिए। सोल्ड कर दिए इसने 1000 शेयर्स एट द रेट बेटा 120। अब रामलाल जानना चाहता है, रामलाल जानना चाहता है कि ये जो बेटा इसने यहां से 1 मई 2027 से लेकर 30 अप्रैल 2028 तक ये जो इसने शेयर अपने पास होल्ड करे थे, इस शेयर को होल्ड करके रामलाल को कितना रिटर्न मिला, कितना रिटर्न मिला, ये रामलाल जानना चाहता है। रामलाल आपसे क्या जानना चाहता है बेटा? कि ये जो शेयर इसने 1 मई 2027 को खरीदे थे, 1 मई 2027 को जो खरीदे थे और सेल करा था 30 अप्रैल 2028 को, यानी एक साल जो रामलाल ने शेयर अपने पास होल्ड करे, इस एक साल में हमारे रामलाल को रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला? तो बेटा ये जो हम रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं रामलाल के होल्डिंग पीरियड का, यानी जितना पीरियड
जितना पीरियड रामलाल ने शेयर को होल्ड करा है उस पीरियड के रिटर्न को निकालना ही क्या कहलाता है बेटा? होल्डिंग पीरियड रिटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अब मन में आया सर ये नाम तो आपने समझा दिया होल्डिंग पीरियड रिटर्न, क्योंकि रामलाल ने शेयर यहां से लेकर यहां तक होल्ड करे थे और इसी पीरियड में जो भी रिटर्न रामलाल को मिलेगी उस रिटर्न को हम बोलेंगे होल्डिंग पीरियड रिटर्न। सर ये नाम तो क्लियर हो गया। सर ये एक्स पोस्ट रिटर्न इसका नाम क्यों रखा गया? सर ये भी तो हमारे मन में डाउट आ रहा है। तो बेटा इसका नाम एक्स पोस्ट रिटर्न क्यों रखा गया, जरा उसको भी ध्यान से सुन लो। आप बच्चों ये जो हम रिटर्न निकालने जा रहे हैं रामलाल की, जो रामलाल ने 1 मई 2027 को शेयर खरीद के 30 अप्रैल 2028 को बेच दिए, तो बेटा यहां पे शेयर बेचे जा चुके हैं और अब हम इस पीरियड का क्या कर रहे हैं? रिटर्न निकाल रहे हैं। तो ये जो रिटर्न है बेटा वो होल्डिंग पीरियड ओवर होने के बाद, खत्म होने के बाद कैलकुलेट की जा रही है। जरा ध्यान से देखो बेटा, आपसे जो पूछा गया है इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक रामलाल का रेट ऑफ रिटर्न बताओ, तो रामलाल ने बेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने सारे शेयर क्या कर दिए? बेच दिए। जब उसने शेयर बेच दिए तो वो कह रहा है जहां से मैंने परचेज करा था वहां से लेकर बेचने तक का जो टाइम पीरियड है इसका मुझे रिटर्न बताओ। तो बेटा ये रिटर्न हम कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दी होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद बेटा बाद को क्या बोला जाता है? पोस्ट। इसलिए इसका नाम आ गया एक्स पोस्ट रिटर्न। ये वो रिटर्न है बेटा जो होल्डिंग पीरियड खत्म होने के बाद ही कैलकुलेट की जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या आ गया? एक्स पोस्ट रिटर्न। यानी पहले होल्डिंग पीरियड बताओ कितना है। होल्डिंग पीरियड कहां से स्टार्ट होता है बेटा? जहां से शेयर हमने खरीदे हैं, जिस डेट से हमने शेयर खरीदे हैं। होल्डिंग पीरियड खत्म कब होगा? जिस डेट पे हमने शेयर बेच दिए। तो शेयर खरीदने से लेकर शेयर बेचने तक के पीरियड को क्या बोला गया? होल्डिंग पीरियड। अब यहां पर बेचने के बाद हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। शेयर बेचने के बाद यानी होल्डिंग पीरियड खत्म होने के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं। और बेटा जो बाद में कैलकुलेशन होती है उसे क्या बोला जाता है? पोस्ट बोला जाता है, एक्स पोस्ट। तो ये क्या है बेटा? एक्स पोस्ट रिटर्न है। तो इसके नाम क्लियर हो गए बेटा, इसके नाम क्लियर हो गया, होल्डिंग पीरियड और हमारा एक्स रिटर्न, एक्स पोस्ट रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न और एक्स पोस्ट रिटर्न। बेटा नेम क्लियर है ना? आइए अब हमारा सामने मेन मुद्दा आ गया बेटा, हमारे सामने मेन मुद्दा आ गया कि सर नाम तो क्लियर हो गए, सर अब ये बताओ ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न या एक्स पोस्ट रिटर्न हम कैलकुलेट कैसे करें? हम कैलकुलेट कैसे करें? तो लो मेरे बच्चों ये कैलकुलेट कैसे होगी? होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न। अब मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये जो इसका रामलाल का होल्डिंग पीरियड है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेके बेटा यहां तक, इस पीरियड में रामलाल ने इस कंपनी से, इस शेयर से जो भी कमाया है बेटा वो उसकी इनकम है या नहीं है? इनकम है। तो सबसे पहले देखो बेटा रामलाल ने यहां पर शेयर खरीदे थे 1 लाख रुपए के। रामलाल ने 1000 शेयर एट द रेट 100 यानी 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे और उसी 1000 शेयर को बेच दिया 1,20,000 में। तो 1 लाख के शेयर खरीद के 1,20,000 में बेच दिया, तो बेटा 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का गेन या मैं बोलूं इनकम रामलाल को हुई या नहीं हुई? हुई। बेटा ये जो इनकम है ये शेयर के प्राइस की वजह से आ रही है। इस शेयर प्राइस में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से ये इनकम अराइज हुई है। तो बेटा इस इनकम को बोला जाता है कैपिटल एप्रिसिएशन।
क्या बोलेंगे बेटा इसे हम? कैपिटल एप्रिसिएशन। जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रामलाल ने जो शेयर खरीदे थे उसमें कितना कैपिटल लगा हुआ था? 1,00,000। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में वही 1,00,000 जो कैपिटल था वो इंक्रीज हो गया, एप्रिशिएट हो गया, ग्रोथ कर गया। कितना हो गया? 1,20,000। तो बेटा ये जो हमारा कैपिटल 1,00,000 से बढ़कर 1,20,000 हुआ, इसी को कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल ग्रोथ बोलते हैं बेटा। तो यहां से सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा क्या? कैपिटल एप्रिसिएशन। कि हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन बोल दो या कैपिटल ग्रोथ बोल दो। कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर और इसी का दूसरा नाम है बेटा कैपिटल ग्रोथ। इसी का दूसरा नाम है बेटा कैपिटल ग्रोथ। एक तो रामलाल को बेटा कैपिटल एप्रिसिएशन से इनकम मिला, और साथ साथ बेटा इस शेयर को खरीदने की वजह से रामलाल को डिविडेंड भी तो मिला। रामलाल को डिविडेंड भी मिला, और डिविडेंड भी क्या है बेटा? इनकम है। अब देखो 10 रुपए पर शेयर, और इसके पास कितने शेयर है बेटा? 1,000। तो यहां से 10,000 रुपए की इनकम डिविडेंड से भी हुई। तो यहां से हमने लिख दिया बेटा डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम। तो यहां से हमने देखा कि रामलाल को 20,000 रुपए का कैपिटल ग्रोथ मिला है और 10,000 रुपए का डिविडेंड मिला है। तो टोटल इस पीरियड में रामलाल ने कितना पैसा इस कंपनी से कमा लिया बेटा? 30,000 रुपए। कितना कमाया? 30,000 रुपए। अब ये 30,000 रुपए कमाने के लिए बेटा रामलाल ने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना करा था? सर 1,00,000। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू क्या कर दो बेटा? 100। 1,00,000 रुपए लगाकर 30,000 रुपए कमाए तो रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा? 30%। तो हमने यहां से दिखाया बेटा कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे आएगा। ये है हमारा 20,000 रुपए। कैसे निकाला था? 1,20,000 माइनस 1,00,000 प्लस डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम बेटा 10 रुपए पर शेयर हमारे को डिविडेंड मिला है। 1,000 हमारे पास शेयर है, ये आ गया 10,000। डिवाइड कर दो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बेटा? 1,00,000 इंटू 100। ये आ गया बेटा 30%। ये आ गया 30%। अगर बेटा मैं इसी फार्मूले को और सिंपल करके लिखूं बेटा, तो ये फार्मूले में देखो मैंने कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल ग्रोथ कैसे निकाला बेटा? हमने शेयर की एंड वैल्यू ले ली और उसमें से हमने बिगिनिंग की वैल्यू माइनस कर दी। तो मैंने करा क्या बेटा? यहां पे ही मैंने यहां पे क्या करा बेटा? ध्यान से देखना। मैंने लिखा बेटा यहां पे शेयर वैल्यू एट द एंड माइनस शेयर वैल्यू एट द बिगिनिंग प्लस डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय शेयर वैल्यू एट द बिगिनिंग इंटू 100।
तो यहां से भी बेटा हमारा क्या निकल के आ जाएगा, होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न आ गया बेटा, शेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड माइनस शेयर वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड प्लस डिविडेंड रिसीव्ड डिवाइडेड बाय शेयर वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इनटू 100। तो सेम बेटा यही आंसर आएगा हमारा कितना, 30%। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ये जो हमने बेटा ये जो हमने आंसर निकाला यहां पर इस बेसिस से, ये हमने क्या लिया था सर, हमने सारे शेयर्स का कैपिटल एप्रिसिएशन ले लिया, सारे शेयर का डिविडेंड ले लिया। तो मीन सर ये जो आपने रिटर्न कैलकुलेट करी है ना सर, ये आपने सारे शेयर को कंसीडर करते हुए कैलकुलेट करी है। ये बात तो समझ में आ रही है ना बेटा, कि ये जो मैंने रिटर्न निकाली है 30%, ये मैंने सारे शेयर्स का कैपिटल एप्रिसिएशन, सारे शेयर्स का डिविडेंड और सारे शेयर में किया गया इन्वेस्टमेंट, यानी ऑल शेयर परचेज्ड बाय रामलाल, हमने सारे शेयर्स को क्या करा, कंसीडर कर लिया। अब बेटा यही होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न हम सारे शेयर्स को कंसीडर करने की जगह अगर हम एक शेयर को भी कंसीडर कर लें तो भी निकल कर आ जाएगी, और बिल्कुल सेम निकल कर आएगी बेटा, बिल्कुल सेम निकल कर आएगी। कैसे, तो चलो उसको भी देखो बेटा। होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न बेटा कैसे निकालेंगी, तो बेटा यहां पे हमने क्या लेना है बेटा, शेयर वैल्यू एट द एंड, ये जो मैंने फार्मूला लिखवाया था बेटा, शेयर वैल्यू एट द एंड, शेयर वैल्यू एट द एंड। तो ये बेटा आप जो शेयर वैल्यू लेंगे किसकी लेंगे, एक शेयर की, एक शेयर की, एक शेयर की एंड पे वैल्यू देखो बेटा कितनी हो गई थी, 120। बिगिनिंग में जब हमने खरीदा था तो, और एक शेयर के ऊपर बेटा, एक शेयर के ऊपर हमारे को बेटा डिविडेंड कितना मिला सर, 10 रुपए, और बेटा बिगिनिंग में वैल्यू थी 100 रुपए इंटू 100। अभी भी देखो बेटा 120 माइनस 100, 20 प्लस 10, 30 रुपीस कमाए बेटा, एक शेयर से 30 रुपए कमाए, लेकिन उस एक शेयर में लगाया कितना पैसा, 100 रुपए। तो 100 रुपए लगाकर 30 रुपए कमा रहे हैं बेटा, तो रिटर्न कितना है, 30%। रिटर्न कितना है बच्चों, 30%। तो यहां से भी देखो आपका जो रिटर्न है बेटा, जो आपने एक शेयर से निकाला था वो बिल्कुल सेम आ रहा है जो आपने ऑल शेयर्स के ऊपर निकाला था। तो एक शेयर का रिटर्न ऑल शेयर का रिटर्न सेम होता है बेटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, बताओ बेटा। इसी के साथ बेटा आपका होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न कंप्लीट हो गया। होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न का बेटा ये फार्मूला आप याद रखना, शेयर वैल्यू एट द एंड माइनस शेयर वैल्यू एट द बिगिनिंग प्लस डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय शेयर वैल्यू एट द बिगिनिंग इनटू 100। अब आप इस फार्मूले को चाहो तो एक शेयर के लिए अप्लाई कर लो, और चाहो तो बेटा सभी शेयर जो भी हमारे शेयर है बेटा सभी शेयर्स के लिए कैलकुलेट कर लो। ये फार्मूला दोनों जगह यूज हो जाएगा और दोनों जगह से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। बोलो बेटा किसी को कोई दिक्कत परेशानी है इसमें? चलिए बेटा अब हम आ रहे हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ, जिसका नाम है बेटा प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिटर्न। हमारा जो दूसरा मेथड है बेटा उसका नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिटर्न। प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिटर्न बेटा, या इसका दूसरा नाम बेटा एक्स आंते
एक्स आंते रिटर्न। अब ये नाम क्यों दिया गया, इसका नाम प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिटर्न या एक्स आंते रिटर्न क्यों रखा गया बेटा, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ये एक पर्सन है बेटा, ये एक पर्सन है रामलाल। ये एक पर्सन है बेटा हमारा रामलाल। रामलाल के पास फंड पड़ा हुआ है बेटा, फंड्स अवेलेबल, मान लो कितना, 5 लाख रुपए। रामलाल के पास फंड पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए और रामलाल चाहता है बेटा इन पैसों को वो चाहता है इन्वेस्ट कर दूं, वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट किसमें बेटा, शेयर्स में ऑफ अ कंपनी। कह रहा है किसी एक कंपनी के शेयर खरीद लूंगा इस पैसों से। तो रामलाल चाहता है कि उसके पास जो 5 लाख रुपए हैं उससे वो क्या करे, किसी कंपनी के शेयर खरीद ले। अब बेटा रामलाल ने क्या करा, रामलाल ने पहले मार्केट एनालिसिस करा होगा, मार्केट एनालिसिस करा होगा और मार्केट एनालिसिस करा होगा और ये पता लगाया होगा मार्केट एनालिसिस के बाद कि कौन सी कंपनी बेस्ट परफॉर्म कर रही है मार्केट के अंदर। क्या पता लगाया बेटा रामलाल ने कि बेस्ट कंपनी कौन सी है। तो रामलाल ने मार्केट एनालिसिस करके पता लगाया कि इस टाइम मार्केट में बेस्ट कंपनी कौन सी चल रही है। बेस्ट कंपनी कौन सी चल रही है ये तो आप बेटा वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, न्यूज में ही आ जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ जाता है कि ये कंपनी इस टाइम पे सबसे बेटर परफॉर्म कर रही है, ये तो बेटा ट्रेंडिंग न्यूज बन जाती है। तो रामलाल ने भी थोड़ा सा मार्केट के बारे में जानकारी जुटाई बेटा और पता लगाया बेस्ट कंपनी कौन सी है। मान लो बेटा उस टाइम पे जो बेस्ट कंपनी चल रही थी बेटा, मान लेते हैं वो कौन सी कंपनी है, वो है बेटा टाटा। टाटा कंपनी बेटा उस टाइम पे बेस्ट परफॉर्मिंग या मैं बोलूं बेस्ट कंपनी थी बेटा। अब रामलाल इस टाटा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा है। रामलाल इस टाटा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा है। अब रामलाल इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या करेगा, इस रामलाल ने इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या करा बेटा, लास्ट 5 ईयर का इसने एनालिसिस करा। लास्ट 5 ईयर का क्या कर रहा है वो, एनालिसिस। अब मन में आया सर ये एनालिसिस क्यों कर रहे हैं बेटा, रामलाल ने ये तो पता लगा लिया कि इस टाइम बाजार में मार्केट में टाटा कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी है, लेकिन रामलाल अगर सोच रहा है अगर मैं अपने 5 लाख रुपए टाटा में लगा दूं तो बेटा टाटा में लगाने के बाद मुझे मेरे 5 लाख रुपए पे रिटर्न कितना मिलेगा। बोलो रामलाल की जगह आप हो बेटा, अपने आप को रख के देखो रामलाल की जगह पर। अगर आपने ये पता लगा लिया कि बाजार की बेस्ट कंपनी टाटा है तो बेटा क्या आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दोगे सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि टाटा क्या है, बेस्ट परफॉर्म कर रही है? नहीं बेटा, आप क्या करोगे, आप वहां से एक क्या करोगे बेटा, आप रिटर्न निकालोगे कि अगर मैं अपने पैसे टाटा कंपनी में लगा दूं तो टाटा कंपनी मुझे कितना रिटर्न देगी।
और देन उस रिटर्न को आप कंपेयर करोगे कि अगर इस पैसे को और कहीं लगा दूं तो वहां से कितना रिटर्न आएगा। अगर टाटा कंपनी किसी और जगह पे इन्वेस्ट करने से ज्यादा रिटर्न दे रही है तो टाटा में लगाएंगे, अदरवाइज टाटा कंपनी अगर कम दे रही है तो टाटा में ना लगा के अदर अपॉर्चुनिटीज में लगा देंगे। बोलो क्या गलत समझा रहा हूं बेटा आपको? तो बेटा हर कोई इन्वेस्टर पहले बाजार के अंदर पता लगाता है कि बेस्ट कंपनी कौन सी है, देन वो देखता है कि अगर मैं अपना पैसा इस कंपनी में लगा दूं तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, और अगर मैं अपना पैसा इस कंपनी में ना लगाकर कहीं और अदर अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर दूं वहां से रिटर्न कितना आएगा। देन इन्वेस्टर कंपेयर करता है और देन वो डिसीजन लेता है कि कहां पर इन्वेस्ट करना फायदेमंद होगा। तो रामलाल भी बेटा कौन है? रामलाल भी एक हमारा इन्वेस्टर है बेटा। देखो पैसे की कमी नहीं है रामलाल के पास। रामलाल कौन है बेटा? इन्वेस्टर है। अब वो इन्वेस्टर है तो उसने क्या करा, मार्केट का एनालिसिस करके पता लगाया कि बाजार में सबसे बढ़िया कंपनी, बेस्ट कंपनी कौन सी है? टाटा। और अब वो एस्टिमेशन लगा रहा है, एनालिसिस कर रहा है कि अगर वो टाटा में इन्वेस्ट कर दे पैसा अपना तो टाटा कंपनी उसको कितना रिटर्न उसके पैसों पर देगी। अब बेटा रामलाल को इस बात का पता लगाना है कि अगर वो टाटा कंपनी में पैसा लगा दे तो टाटा कंपनी उसे रिटर्न कितना देगी। तो ये कैसे पता लगाया जाता है? तो इस चीज के लिए रामलाल ने देखो क्या करा, मार्केट एनालिसिस करने के बाद देखो मार्केट एनालिसिस करा, बेस्ट कंपनी पता लगाई टाटा, और टाटा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो जानना चाहता है कि अगर मैं टाटा कंपनी में पैसे लगा दूं तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा। तो इसके लिए रामलाल ने क्या करा, टाटा कंपनी का पिछले 5 साल का डेटा निकाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाली। पिछले 5 साल का क्या निकाला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका एनालिसिस करा, और उस एनालिसिस करने के बाद रामलाल को पता लगा कि इस 5 साल में कंपनी का कुछ पीरियड तो बूम भी रहा है, कुछ मॉडरेट रहा है, और कुछ पीरियड में बीच बीच में रिसेशन भी आया है मार्केट के अंदर। तो रामलाल को इन 5 साल में पता लग गया कि कंपनी का बूम कितना गया है, कंपनी ने बूम पे कितना सेल करा है, मॉडरेट पे कितना करा है, और रिसेशन में कितना सेल करा। अब एक बार बेटा ये हमें पता लग जाए कि अगर बूम में कंपनी ने कितना सेल करा है पास्ट में, मॉडरेट सिचुएशन में कितना सेल हुआ है, और रिसेशन सिचुएशन में कितना सेल हुआ है, तो रामलाल ने 5 साल का डेटा निकाला, उसी में इसको सब कुछ मिल गया। अब मन में आया कि सर अगर 5 साल के डेटा में नहीं मिला तो और पिछले डेटा निकालो, यानी 5 साल से बात नहीं बन रही तो पिछले 8 साल का निकालो, 8 साल से बात नहीं बन रही 10 साल का निकालो। लेकिन इस डेटा को निकालने के बाद एनालिसिस करके आपको पता लगाना है कि अगर सिचुएशन बूम है तो कंपनी ने कितना सेल करा, मॉडरेट है तो कितना सेल करा, और अगर रिसेशन है तो कितना सेल करा। जब ये डेटा रामलाल ने निकाल लिया, अब इस डेटा के बेस के ऊपर रामलाल सोच रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, रामलाल सोच रहा है कि आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप बताओ बच्चों, क्या सर्टेनिटी है कि मार्केट में बूम ही आएगा? बोलो, अगर रामलाल आज टाटा कंपनी के शेयर खरीद ले तो क्या सर्टेनिटी है कि अगले 1 साल 2 साल 5 साल तक मार्केट में बूम पे ही रहेगी, मार्केट में बूम सिचुएशन होगी? बोलो नहीं। तो बेटा फ्यूचर में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। फ्यूचर में सिचुएशन बूम भी आ सकती है, मॉडरेट भी आ सकती है, और रिसेशन भी आ सकता है। तो रामलाल ने क्या करा बेटा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पर वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसने क्या करा
पिछले 5 साल का डेटा निकाला और वहां पर देखा बूम सिचुएशन, मॉडरेट और रिसेशन। कि बूम सिचुएशन में कंपनी ने कितना सेल करा था, मॉडरेट में कितना सेल करा, रिसेशन में कितना सेल करा। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? बोलो, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? सभी को समझ में आ रहा है ना बेटा? तो रामलाल ने क्या करा बेटा, बिफोर इन्वेस्टमेंट पिछले 5 साल का डेटा निकाल कर बेटा पता लगाया बूम सिचुएशन में कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न कितना था, रिसेशन में कितना था, मॉडरेट में कितना था, और उसी फिगर के बेस के ऊपर बेटा रामलाल प्रिडिक्शन करेगा अगर फ्यूचर में बूम आया तो कंपनी कितना रिटर्न कमाएगी, मॉडरेट रहा तो कितना रिटर्न कमाएगी, और अगर रिसेशन आया तो कितना रेट ऑफ रिटर्न कमाएगी। तो रामलाल ने क्या करा बेटा, रामलाल ने यहां से रेट ऑफ रिटर्न, यहां से रिटर्न का एस्टिमेशन लगाया कि अगर वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट कर दे और इसके बाद अगर मार्केट सिचुएशन बूम पे जाती है तो वो कह रहा है कंपनी कितना कमाएगी, 20%। अगर मॉडरेट हो जाती है तो कितना कमाएगी, तो मॉडरेट की सिचुएशन के अंदर कंपनी कमाएगी कितना, मान लो 15%। और कह रहा है अगर रिसेशन आ गया ना तो कंपनी कमाएगी कितना, 5%। या एक काम करो, आप मॉडरेट को बेटा सपोज कर लो मॉडरेट में 12% है। तो रामलाल ने पास्ट के बेस के ऊपर क्या करा, फ्यूचर का एस्टिमेशन लगाया कि अगर वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर बूम सिचुएशन आती है तो रिटर्न कितना मिलेगा, कितना कमाएगी कंपनी, 20%। मॉडरेट आती है तो कितना रिटर्न आएगा, 12%। रिसेशन आया तो कितना रिटर्न आएगा, 5%। अब रामलाल क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी देगा, यहां पे प्रोबेबिलिटी असाइन करेगा बेटा यहां पे कि बूम आने के चांसेस कितने हैं। तो उसने कहा चांस है 50%। 50% का मतलब 0.50। कह रहा मॉडरेट के चांस है बेटा कितने, 0.40, और रिसेशन के चांस है 0.10। अब रामलाल सोच रहा है कि मॉडरेट आने के चांस 40%, बूम के 50, रिसेशन के 10%। अब रामलाल यहां पे क्या करेगा, एक बेटा एवरेज रिटर्न निकलेगा, एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न निकालेगा बेटा यहां से। कैसे निकलेगा एवरेज रिटर्न, तो बेटा इस रिटर्न को हम बोल देते हैं बेटा यहां पे x और इस प्रोबेबिलिटी को बोल देते हैं p। तो एवरेज निकलता है बेटा रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, दैट इज x इनटू p। तो बेटा 20% का जब हम हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 10%, 12% का बेटा 40%, ये आ रहा है 4.8%, और ये आ रहा है बेटा 5 का 10%, 0.5%। तो यहां से एवरेज आ जाएगा बेटा 10 प्लस 4.8 प्लस 0.5, ये आ रहा है 15.3%। ये आ गया बेटा हमारा एवरेज रिटर्न, ये आ गया बेटा हमारा एवरेज रिटर्न। अब आप मुझे बताओ बेटा यहां पे ये जो मैंने एवरेज रिटर्न निकाली है बेटा, ये रिटर्न मैंने किसकी हेल्प से निकाली है, सर प्रोबेबिलिटी की। तो यहां पे ये जो मैंने रिटर्न निकाली है एवरेज रिटर्न बेटा, ये किस बेसिस पर है, प्रोबेबिलिटी पे, इसलिए इसका नाम है बेटा प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिटर्न। देखो इसका नाम लिखवाया था बेटा मैंने, प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिटर्न। तो ये नाम क्लियर हो गया बेटा। फिर मन में आया सर ये नाम तो आपने क्लियर करा दिया, ये नाम भी तो बताओ, ये एक्स आंते रिटर्न क्या है। बेटा ये आंते का मतलब आप समझ सकते हो एंटीसिपेशन। आंते का मतलब बेटा आप समझने के लिए, आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आंते का मीनिंग थोड़ा सा समझ लो कि क्या होता है, एंटीसिपेशन होता है। क्योंकि ये आंते की स्पेलिंग भी देखो एंटीसिपेशन की तरह ही है बिल्कुल। तो बेटा आप देखो इस आंते को अगर हम एंटीसिपेशन समझें
तो बेटा आप मुझे बताओ, यहां पे क्या रामलाल ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है? नहीं सर। सर रामलाल ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा था, कि वो टाटा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा था। तो उसके लिए उसने पास्ट डेटा निकाला, और उस पास्ट डेटा के बेस के ऊपर उसने फ्यूचर का एंटिसिपेशन यानी प्रिडिक्शन एस्टिमेशन लगाया। एस्टिमेशन बोल दो, प्रिडिक्शन बोल दो, एंटिसिपेशन बोल दो, बात तो एक ही है। तो वो फ्यूचर का एंटिसिपेशन लगा रहा है, प्रिडिक्शन कर रहा है, एस्टिमेशन लगा रहा है कि फ्यूचर में अगर बूम हुआ तो रिटर्न कितना मिलेगा, मॉडरेट हुआ तो रिटर्न कितना मिलेगा, रिसेशन हुआ तो रिटर्न कितना मिलेगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितना। और इन सभी की हेल्प से उसने एवरेज रिटर्न, इस एवरेज रिटर्न को बेटा हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसका एक और नाम है बेटा एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि रामलाल ने इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही पता लगा लिया कि अगर वो टाटा कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो बेटा उसको रिटर्न कितना मिलेगा, 15.3%। और ये रिटर्न क्या है? एक्सपेक्टेड है। क्योंकि बेटा बाजार में अगर रामलाल आज टाटा कंपनी में इन्वेस्ट कर दे तो इसके इन्वेस्टमेंट करने के बाद बाजार में या तो बूम सिचुएशन आएगी, या मॉडरेट, या रिसेशन, कोई एक ही आएगी बेटा। बट यहां पर हमने तीनों को कंसीडर करके एवरेज रिटर्न निकाला है। इस एवरेज रिटर्न को क्या बोला गया है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसका मतलब होता है कि अगर रामलाल इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे तो रामलाल इतना रिटर्न तो कमा ही लेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि रामलाल अगर टाटा कंपनी में इन्वेस्ट कर दे तो उसको 15.3% का रिटर्न मिलेगा। अब बेटा रिटर्न तो 15.3% का है, उससे ज्यादा है या कम है, ये तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही पता लगेगा ना। बिफोर इन्वेस्टमेंट तो हम एक्सपेक्टेशन ही लगा सकते हैं कि इस कंपनी से हमें इतना रिटर्न मिलेगा। अब एक्चुअल में कितना मिला ये तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद पता लगेगा। बट एट दिस टाइम रामलाल ने बेटा अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करा। रामलाल ने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करा। रामलाल ने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करा तो वो क्या कर रहा है? एक्सपेक्टेशन लगा रहा है कि अगर वो इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न कितना मिलेगा, इसलिए इसका नाम है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब बेटा यहां पे ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो बेस्ड है एंटिसिपेशन के बेस के ऊपर। ये जो आपने बेटा ये जो रिटर्न निकाली थी ये क्या थी? एंटिसिपेशन ही तो लगाया था कि बूम आया तो 20% मिलेगा, मॉडरेट आया 12 मिलेगा, रिसेशन आया 5% मिलेगा। ये क्या था? हमारी क्या थी बेटा? हमारी यहाँ पर प्रिडिक्शन थी, हमारा यहाँ पे एंटिसिपेशन था, हमारा एक्सपेक्टेशन था बेटा। यहाँ पे हमारी क्या थी? यहाँ पर ये एंटिसिपेशन थी। इसलिए बेटा हमने इसको नाम दे दिया एक्स एंटिसिपेटेड रिटर्न, जिसको बोला गया एक्स आंते रिटर्न। यानी ये वो रिटर्न है जो बेस्ड है किसके ऊपर? एंटिसिपेशन। और एंटिसिपेशन को मैंने कहा था बेटा किससे समझ लो? आंते से बेटा। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एक्स आंते रिटर्न। यानी ये बेस्ड है रिटर्न ऑन एंटिसिपेशन, दैट इज प्रिडिक्शन बेटा। एस्टिमेशन भी बोल सकते हैं। तो बेटा यहां पर इसका एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, या फिर बेटा इसे हम बोल सकते हैं एस्टिमेटेड रिटर्न, कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि अभी तो रामलाल ने सिर्फ एस्टिमेशन लगाया है कि अगर वो टाटा कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो 15.3% का रिटर्न मिलेगा। इसी को बोल सकते हैं बेटा एस्टिमेशन है, एक्सपेक्टेड है, या एवरेज रिटर्न है। तो बेटा यहां से आपका दूसरा मेथड क्लियर हो गया। दूसरा मेथड बेटा कंप्लीट हो गया, जिसका नाम क्या था बेटा? यहाँ पे ही क्या नाम था? प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिटर्न या एक्स आंते रिटर्न। आंते का मतलब बेटा एंटिसिपेशन। तो यहाँ पे जो रिटर्न का कैलकुलेशन है बेटा वो बेस्ड है किस पे? एंटिसिपेशन पे, मतलब एस्टिमेशन के बेस के ऊपर। इसलिए इसका नाम आ गया एक्स आंते रिटर्न। बोलो बेटा कोई दिक्कत परेशानी किसी को? कोई डाउट नहीं है बेटा किसी को? चलिए अब हम आ रहे हैं बेटा अपने थर्ड मेथड की तरफ। अब हम आ रहे हैं बेटा अपने थर्ड मेथड की तरफ बेटा, जो है हमारा बेटा यहां पे रिस्क बेस्ड रिटर्न। रिस्क बेस्ड रिटर्न
अब बेटा ये रिस्क बेस्ड रिटर्न क्या है? ये रिस्क बेस्ड रिटर्न क्या है बच्चों? तो बेटा मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर एक मेथड पढ़ाया था बेटा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर बेटा आपको मैंने एक मेथड पढ़ाया था। वो मेथड था बेटा हमारा CAPM। CAPM फुल फॉर्म क्या थी बेटा? वेरी गुड, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल बोल दो या मेथड बोल दो बेटा। तो CAPM जब मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, तो याद करो बेटा इस CAPM के थ्रू एक फार्मूला निकल कर आया था। वो फार्मूला क्या था बेटा? RF प्लस बीटा RM माइनस RF। वेरी गुड, क्या बात है बेटा, आप सभी को याद है बेटा। अब बेटा ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है जिससे हम क्या निकालते थे? एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा। शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कितना कर रहा है कि उसको रिटर्न कितना मिलेगा। ये है बेटा हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा। तो ये बेटा ये फार्मूला बेटा हमने इस मॉडल के थ्रू, इस मेथड के थ्रू सीखा था। और याद करो बेटा इस मेथड को समझाने के लिए मैंने 3 दोस्तों का एग्जांपल लिया था। एक दोस्त ने बैंक में पैसा अपना इन्वेस्ट करा था, दूसरे दोस्त ने अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा था, और तीसरे दोस्त ने अपना पैसा किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करा था। और जो तीसरा वाला पर्सन था जिसने किसी एक कंपनी के पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट करा था, बेटा वहीं से ये फार्मूला क्या हुआ था? डिराइव हुआ था। याद आ गया बच्चों? क्या बात है बेटा। चलो बेटा RF का यहां मीनिंग क्या होता है? RF का मीनिंग क्या बताया था? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। बीटा का मतलब बेटा, ये बीटा क्या बताता है? रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। RM का मतलब बेटा रिटर्न फ्रॉम मार्केट। और RF तो पता ही है बेटा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो बेटा यहां पे जो रिस्क बेस रिटर्न है ना, वो कोई नया नहीं है बेटा, वो आपके लिए आपने पहले से पढ़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड। और बेटा इस मेथड के थ्रू मैंने आपको इस मेथड की समरी बताई थी, और साथ साथ ये फार्मूला ड्राइव करके बताया था कि आखिरकार इस फार्मूले का जन्म कैसे हुआ था। तो बेटा यहां पर ये सारी बातें आपको तो क्या है बेटा, याद ही है, तो दोबारा से बताने का यहां पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने अभी पीछे ही तो पढ़ा है बेटा। तो चलिए बेटा यहां पर इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल करा देते हैं, और उसके बाद हमारा रिटर्न का कंप्यूटेशन, रिटर्न के सारे कॉन्सेप्ट हो गए, बस क्वेश्चन लगाने रह जाएंगे बेटा। आइए इसका भी एक एग्जाम्पल करते हैं। हमें बेटा RF दिया हुआ है, मान लो कितना, 10%। बीटा है बेटा हमारा 1.6, और हमारे को बताया गया है जो रिटर्न फ्रॉम मार्केट है बेटा, RM रिटर्न फ्रॉम मार्केट, वो है बेटा मान लो कितना, 14%। 14%। अब बेटा मैं आपको एक और चीज याद करा दूं, ये जो RM माइनस RF था बेटा, RM माइनस RF, इसको बेटा हम रिस्क प्रीमियम के नाम से बुलाते थे। रिस्क प्रीमियम या फिर रिस्क रिवार्ड।
रिस्क प्रीमियम या फिर रिस्क रिवॉर्ड? याद आ रहा है बेटा? बोलो। बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा। चलिए यहां पे आर एफ ले लिया 10%, बीटा ले लिया 1.6 और आर एम है बेटा 14%। तो बेटा यहां से हमारे को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा बेटा यहां पर आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो बेटा ये आर एफ है हमारा 10%, बीटा है 1.6, आर एम 14, आर एफ 10। ये आ जाएगा 10 प्लस ये आ गया 4 इंटू 1.6 बेटा 6.4। तो ये टोटल आ रहा है 16.4 और लास्ट में परसेंट लगा दो। तो बेटा यहां से एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारा 16.4%। अब बेटा होगा क्या, कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर हमारे को आरएम भी दे देगा और साथ साथ यहां पर लिख भी देगा बेटा कि रिस्क प्रीमियम 4%। तो बेटा हम फिर यहां पर डायरेक्टली ये 14 माइनस 10 ना करके डायरेक्टली ये रिस्क प्रीमियम भी लिख सकते थे 4%, ये 4% भी लिख सकते थे। अब कुछ क्वेश्चन में तो हो सकता है कि बेटा आपको आरएम भी ना दे, और अगर आरएम नहीं दे रहा रिस्क प्रीमियम दे रहा है, हमारा काम तो तब भी बन जाएगा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। ये सारे केसेस बेटा हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में जब सीए पीएम पढ़ा था तो वहां पे अच्छे से डिस्कस कर लिए थे बेटा। बोलो इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को?